So this is our 14th lecture of P block element, and on this lecture, this is the last lecture for oxygen family, that is group 16. So last lecture में हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, और आज इस लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. तो ऑक्सो एसिड से स्टार्ट करेंगे सल्फर के. तो सल्फर के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऑक्सो एसिड्स स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद ऑक्सो एसिड्स. चलिए, सो देखिए ऑक्सो एसिड्स में क्या है, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, है ना. फर्स्ट पॉइंट है कि सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? सल्फर का कंपाउंड, सल्फर के एसिड्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है सल्फर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स. ठीक है, अभी आपको एग्जांपल्स देखने पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे बात करते हैं अगर हम H2SO3 की, तो H2SO3 हो गया. ठीक है, फिर H2S2O3 हो गया, फिर H2S2O4 हो गया, H2S2O5 हो गया, H2SXO6 हो गया. ठीक है, यहाँ पर X 2 से 5 हो सकता है, देखो. ठीक है, X की वैल्यू 2 से 5 हो सकती है. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे ऑक्सो एसिड्स हैं. बात समझे, ये सारे ऑक्सो एसिड्स हैं. जैसे H2SO4 हो गया, H2S2O7 हो गया, H2SO5 हो गया, H2S2O8 हो गया. तो हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है. तो ये तीन एलिमेंट मिलके जो एसिड्स बना रहे हैं उनको हम ऑक्सो एसिड्स बोल रहे हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सो एसिड्स क्या है. ठीक, अब देखिए आगे क्या है. सम ऑफ दीज एसिड्स आर अनस्टेबल, है ना. इनमें से कुछ एसिड्स अनस्टेबल हैं एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, और उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता. ठीक है, मतलब उनको बनाया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो अनस्टेबल हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, दे आर नोन इन एक्वस सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स. तो वो अलग से एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो या तो एक्वस सोल्यूशन में रहेंगे या सॉल्ट के फॉर्म में रहेंगे, किसी सॉल्ट के फॉर्म में रहेंगे. गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आई डोंट थिंक दिस इज इवनिंग आशीष. स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स, structures of some important oxo acids are shown in the figure 7.6. ठीक है, 7.6 में हमें स्ट्रक्चर्स शो किया गया है. ठीक है, अब देखो ध्यान से, H2SO3 जो स्ट्रक्चर दिखा है ना, वो थोड़े इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स हैं. और पता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स आपको मालूम होने चाहिए, स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए. जैसे H2SO3 का स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया, H2S2O8 का स्ट्रक्चर हो गया, फिर H2S2O7 का स्ट्रक्चर हो गया. तो ये चार स्ट्रक्चर आपको दिए हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स हैं, इतना याद रखिएगा. ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका. तो यहाँ पर एक सल्फर है. ठीक है, H2SO3 का नाम क्या है बेटा? सल्फ्यूरस एसिड. ठीक है, H2SO3 का नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड. H2SO4 तो तुम लोग जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड है. एक बार नाम पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद स्ट्रक्चर पर एनालिसिस कर लेंगे. फिर H2S2O8, ये क्या है? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, H2S2O8 कई बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे याद हो जाएगा. H2S2O8 क्या है? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, ठीक है ना. देखो ये नाम कैसे आया पता है? ये नाम आया, H2SO4 का डबल करोगे तो क्या आएगा? सॉरी H2SO4 है ना, तो यहाँ पर SO4 को ट्वाइस कर दो बस. ठीक है, SO4 को ट्वाइस कर दो. तो SO4 को ट्वाइस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? H2S2O8 हो जाएगा ना, H2S2O8. तो कहीं ना कहीं जो सल्फ्यूरिक एसिड में डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से आ रहा है, ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हो ना कि थोड़ा सा याद करने के लिए लॉजिक दिया जा रहा है. ठीक है, पर ऑक्सो का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो परऑक्सी लिंकेज है, इसको हम बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज. ये O और सिंगल बॉन्ड O है ना, ये इसको हम बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड परऑक्सी लिंकेज. जहाँ पर भी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, दैट वी कॉल इट एज परऑक्सी लिंकेज. ठीक है, बहुत आसान सी भाषा में बोल दिया गया. तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. फिर उसके बाद क्या है? H2S2O7 है, H2S2O7. तो ये क्या है? पायरो. ठीक है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको ओलियम भी बोलते हैं. ठीक है, पर ऑक्सो
पायरो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको हम ओलियम भी बोल रहे हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए, तो ये हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम। ठीक है, अब थोड़ा स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। तो जैसे हमारे सामने पहला है H2SO3, तो H2SO3 का स्ट्रक्चर में क्या है, तो दो तो OH दिख रहे हैं तुमको। ठीक है, ये दो OH दिख रहे हैं, बात समझे। यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इतना ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, दो OH दिख रहे हैं यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरस में क्या है, दो OH हैं, ये वाले, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक लोन पेयर है। बहुत सिंपल है ना। यहाँ पर एक और ऑक्सीजन आ गया सल्फ्यूरिक एसिड में और लोन पेयर हट गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब देखो, पता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बना कैसे, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ना इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या हो गया, S डबल बॉन्ड O, ये देखो 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 नीचे हो, OH OH, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O था, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर था, ठीक है। एक और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, OH OH डबल बॉन्ड O, इतना ठीक है। ये दो सल्फ्यूरिक एसिड हो गए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर दो सल्फ्यूरिक एसिड हो गए। एक सेकेंड, अच्छा एक ही OH ना। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक काम करो ना, इसको यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O कर दो और यहाँ पर OH कर दो, ये बना दो। मतलब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे बना दो, है तो वही, ऐसे यहाँ पर कर दो, ये OH कर दो और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दो। दो सल्फ्यूरिक एसिड बना दिए। अरे यार ये रहा ना, ये देखो दो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अब क्या करो यहाँ से, अब क्या करना है तुमको यहाँ से, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन निकाल देना है, मतलब दो H2 निकाल देना है यहाँ से। तो दो H2 जब यहाँ से -H2 कर दोगे तो होगा क्या, S यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा, S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन ये हो गया, S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन ऐसे हो गया और ये ऐसे जुड़ गया। ठीक है, बात समझिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नाम बोलो, पर, ठीक है। इसका नाम क्या है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका नाम है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर कैसे बना है, यहाँ पर एक OH है, ठीक है। यहाँ पर एक OH दिख रहा है आपको, ये एक OH है और ये एक OH है, मतलब दो OH हैं टोटल ओवरऑल, और एक परऑक्सी लिंकेज है, इसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। परऑक्सी लिंकेज क्या होता है, आई होप समझ गए होगे। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होगा, उसको हम परऑक्सी लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। और दो तो डबल बॉन्ड O है, एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसे दो करके डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, इसमें भी कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, यहाँ पर इसको हमने बना लिया पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को। अब देखो आगे क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, ओलियम जिसको हम बोल रहे हैं, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्या है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में अंतर क्या है, अंतर क्या है वो देखो। सिर्फ यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक परऑक्सी लिंकेज है, मतलब परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर परऑक्सी लिंकेज, लेकिन यहाँ पर बस वो बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्ड कर दिया है H2S2O7 में। यहाँ पर H2S2O8 है ना, तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में, लेकिन पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन कम है। जैसे मैं ना नीचे एक बार पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बना दे रहा हूँ, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर एक बना देते हैं
पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। देखो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एस डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एक OH कर दो, डबल बॉन्ड O, एस डबल बॉन्ड O, एक OH कर दो, डबल बॉन्ड O, और इसको ऑक्सीजन से जोड़ दो, ये हो गया, बहुत सिंपल, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन है, 2 H2, ठीक है, कितने सल्फर हैं, 2, एक सल्फर S2, कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, H2SO7, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, H2SO7, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो गया ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एक बार मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूं जिससे आपको याद रह जाए, ठीक है। चलो इसको मैं हटा दे रहा हूं अब आपके सामने से। अब ध्यान दो एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और, वो चीज़ क्या है उसको समझने की कोशिश करो। जैसे H2 पहले क्या था, सबसे पहले H2SO3 था ना हमारे पास, सल्फ्यूरस एसिड, आई होप यू रिमेंबर, सल्फ्यूरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसे बना रहे थे हम लोग, यहाँ पे एक लोन पेयर था, एक OH, एक OH और एक डबल बॉन्ड O, याद है ना, ये रहा स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर। और सल्फ्यूरिक एसिड का भी बना दूं एक बार तुम्हारे सामने, ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, H2SO4 का स्ट्रक्चर, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो लोन पेयर है ना, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है इसको रिप्लेस करके एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दो, बस बाकी सब चीज़ें सेम बनेंगी। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया जो तुम्हारे सामने अब दिख रहा है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया भाई, कोई समस्या तो नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया है ना। तो एक बार स्ट्रक्चर को हमने एनालाइज कर लिया, ठीक, चलो सो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दो थे वो हमने एक बार देख लिए, स्ट्रक्चर्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओलियम किसको बोलते हैं ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 हमारे सामने आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं H2SO4 से, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत बढ़िया। सो देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कैसे बनता है वो देख लेते हैं, एक बार मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल वर्ल्ड वाइड, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है, विच इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, जिसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके अंदर 3 स्टेप्स हैं, और तीनों स्टेप्स को एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर्स इन एयर टू जनरेट SO2। तो जो भी सल्फर के ओर्स होंगे या सल्फाइड के ओर्स होंगे ना, उसको हम क्या करेंगे, बर्न कर देंगे, रोस्ट कर देंगे। आई होप यू रिमेंबर दैट रोस्टिंग से सल्फर के ओर्स जो होते हैं वो SO2 गैस रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। बात समझ में आए, पहला फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ SO2 से SO3 बनाएंगे, ठीक है। डू यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने SO2 प्लस O2 करके SO3 बनाया था इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5 की प्रेजेंस में हमने बनाया था ये, ठीक है। तो वही करेंगे हम। अब क्या करेंगे, हम SO2 से SO3 का फॉर्मेशन करेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, दैट इज V2O5।
ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाए गए थे। अभी थर्ड स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, ठीक है, SO3 का एब्जॉर्प्शन कराएंगे इन H2SO4, H2SO4 के अंदर, मतलब H2SO4 कहीं से ले आएंगे पहले, और जो हमारा SO3 बन गया है ना उसको एब्जॉर्ब करा देंगे H2SO4 के अंदर, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ओलियम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ओलियम मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओलियम का प्रोडक्शन समझ में आया कैसे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 in H2SO4 gives oleum, so this point is quite important for you, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। आप ओलियम, अच्छा ओलियम क्या है, ओलियम वापस से H2S2O7, ओलियम क्या है, H2S2O7, ओके। सो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए यार, H2S2O7। चलिए, अच्छा है, ये 3 स्टेप हो गए, इसको हम बोल रहे हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, अ फ्लो डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज शोन इन फिगर 7.7। अब 7.7 में दिखाया गया, अभी देख लेते हैं। द SO2 प्रोड्यूस्ड इज प्यूरिफाइड बाय रिमूविंग डस्ट। तो जो पहले तो SO2 प्रोड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे, सल्फर के ओर्स को रोस्ट कर देंगे तो SO2 गैस निकल जाएगी। तो SO2 जो प्रोड्यूस होता है उसको प्यूरिफाई करते हैं बाय रिमूविंग डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज सच एज ऑर्सेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्सेनिक कंपाउंड्स की इम्प्योरिटीज़ होगी इसके अंदर, उसको हम पहले वहाँ से हटा देंगे, प्यूरिफाई कर देंगे, ठीक है। द के स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 विद O2 टू गिव SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट। तो फिर हमने क्या किया, सेकंड प्रोसेस में क्या किया, SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ वेनाडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट लेके SO3 बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। अभी रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो वापस से SO2 और O2 मिलके क्या बन रहा है, SO3 बन रहा है, और ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, डबल एरो कर सकते हैं। एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन में डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम में डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो गैस के 3 मोल हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको बैलेंस कर दूँ, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 को बैलेंस कर देता हूँ मैं, 2, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 मोल से 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 मोल गैस से 2 मोल गैस का फॉर्मेशन हो, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है ना। 3 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रही है, इसका मतलब गैस की वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आ रहा है, तो डिक्रीज इन द वॉल्यूम। देयरफॉर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड। तो भाई क्या कंडीशन है कि टेम्परेचर कम से कम रख दीजिए और प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा रख दीजिए, तो SO2 से SO3 का कन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोल दे रहा हूँ, अब इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये हटा दे रहा हूँ। तो हमने क्या बोला, SO2 और O2 मिलके SO3 बनाएंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक है, और फॉरवर्ड रिएक्शन में वॉल्यूम घट रहा है इसलिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो आगे बढ़े। तो याद रखना, टू फॉर्म SO3 फ्रॉम SO2 क्या कंडीशन होनी चाहिए, लो टेम्परेचर and high pressure is favorable condition, is favorable condition, ठीक है, फॉर मैक्सिमम यील्ड। मैक्सिमम यील्ड चाहिए तो आपको ये फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। आ गया होगा समझ में, कोई डाउट होगी नहीं, आगे बढ़ जाए, चलो। लेकिन जो टेम्परेचर है ना, हमने बोल तो दिया लो टेम्परेचर, बट द टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम स्लो।
क्योंकि रिएक्शन तेज़ी से नहीं होगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि रिएक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, चलिए। इन प्रैक्टिस द प्लांट इज ऑपरेटेड एट अ प्रेशर ऑफ 2 बार एंड अ टेम्परेचर ऑफ 720 केल्विन। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्रेशर को हम 2 बार रखते हैं, 2 बार का प्रेशर रख दिया जाता है और 720 केल्विन का टेम्परेचर रख दिया जाता है। 720 केल्विन का टेम्परेचर रख दिया जाता है। ठीक है। SO3 गैस फ्रॉम द कैटालिटिक कन्वर्टर। अब जो SO3 गैस बनी ना हमारी फ्रॉम द कैटालिटिक कन्वर्टर इज एब्जॉर्ब्ड, आगे बढ़ जाते हैं, इज एब्जॉर्ब्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब जो SO3 गैस बनी है ना उसको हम एब्जॉर्ब कराएंगे किसके अंदर, H2SO4, जिससे हमें ओलियम मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आप देख पा रहे हैं सामने अपने, ये रिएक्शन SO3 प्लस H2SO4 H2SO7 दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। SO3 और H2SO4 को अगर हम मिला दें तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, H2SO7 मिल जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई यहाँ पर। ठीक, चलो, तो ओलियम बना लिया हमने। अब क्या है, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विद वाटर, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विद वाटर। अब जो ओलियम बना है ना उसके अंदर पानी मिला देंगे हम, ठीक है, उसको डाइल्यूट कर देंगे। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा ऑफ डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन, जो भी हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उसी के हिसाब से पानी मिला देंगे। इन द इंडस्ट्री 2 स्टेप्स आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, मतलब ये डाइल्यूशन वाला और एब्जॉर्प्शन वाला। जो हम एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं SO3 का H2SO4 में ओलियम बन रहा है, और डाइल्यूशन करा रहे हैं, फिर ओलियम का डाइल्यूशन कर रहे हैं जिससे हमें डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 मिल रहा है। तो इन इंडस्ट्री दीज 2 स्टेप्स आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, दोनों स्टेप्स को एक साथ कराया जाता है टू मेक द प्रोसेस अ कॉन्टिन्यूस वन एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, खर्चा वर्चा बचाने के लिए। अब यहाँ से देखो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज 96 से 98% की प्योरिटी रखता है। ठीक है, सो प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2SO4, ठीक है, इज 96 to 98% बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी दिमाग में रख लेना। ठीक है, समझ गए ना तुम, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा इंडस्ट्री में क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखो ध्यान से, कर रहे हैं काम, है ना। यहाँ पर हमने सल्फर रखा, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं SO2 गैस रखी और यहाँ पर एयर दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, तो SO2 और O2 मिलके यहाँ पर SO3 का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर इम्प्योर है, तो इम्प्योर है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डस्ट प्रेसिपिटेटर कर रहे हैं। डस्ट प्रेसिपिटेटर क्या करेगा, डस्ट को प्यूरिफाई कर देगा, डस्ट को हटा देगा यहाँ से। ठीक है, बात समझे। अच्छा, ये अब देखो यहाँ पर वॉशिंग एंड कूलिंग टावर है। वॉशिंग एंड कूलिंग टावर क्या करता है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, SO2 प्लस O2 से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है तो उसको ठंडा भी करेगा। तो यहाँ से एक वाटर स्प्रे डाला जाएगा और ये वॉशिंग एंड कूलिंग टावर है। ठीक है, और वेस्ट वाटर यहाँ से निकल जाएगा। बात समझे, तो ठंडा करने के लिए यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास SO3 बन गया, SO3 जा रहा है, यहाँ से हम H2SO4 का स्प्रे मारेंगे, क्योंकि यू नो कि H2SO4 और SO3 मिलके, H2SO4 और SO3 मिलके ओलियम बनाएंगे। क्या कर दिया, नहीं यार ये तो आगे बन रहा है, एक सेकेंड ना, इसको ऐसे मत समझो, रुको मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है इसको। ये वाला मिटा दो पहले। अब देखो ध्यान से, सुनो अच्छे से। यहाँ पे क्या हुआ ना,
ये इम्प्योर SO2 और O2 है। तो यहाँ पर ऐसे समझ लो डस्ट प्रेसिपिटेटर लगा दिया, डस्ट प्रेसिपिटेटर क्या करेगा, उसको प्योरीफाई कर देगा। और यहाँ पे हमने एक वाटर स्प्रे कर दिया। तो ये सब क्या है, वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, मतलब ये सब एक प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है ये पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पे हमने H2SO4 का स्प्रे कर दिया, तो इससे क्या हुआ ये, अच्छा H2SO4 पता है तुम्हें क्या है? अरे यार, इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत आ सकता है कनेक्शन में प्रॉब्लम। देखो ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और याद रखो तुम, H2SO4 क्या है, बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो वो क्या कर देता है ना, जो हमारा अभी यहाँ पर क्या हुआ है, SO2 और O2 का जो मिक्सचर है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो क्या है, गीला हो चुका है। गीला क्यों हो चुका है? क्योंकि यहाँ पे हमने वाटर स्प्रे कर दिया इसको साफ सफाई करने के लिए। तो अब इसको हम ड्राई बनाना है। ड्राई बनाने के लिए हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर लिया। तो वो क्या कर लेगा, डिहाइड्रेट कर देगा। तो अब यहाँ से ड्राई SO2 और O2 गया, ठीक है। अभी तक देखिए V2O5 जब तक नहीं लगाएंगे ना तब तक लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे गया यहाँ से। ऑर्सेनिक प्यूरीफायर कंटेनिंग जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, मतलब यहाँ से ये ऑर्सेनिक प्यूरीफायर लगाया है जो ऑर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज़ को यहाँ से निकाल देगा, ठीक है। और यहाँ पर प्री हीटर लगा दिया गया जो इसको हीट कर देगा। अब ध्यान से देखो, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ से, यार दिक्कत हो रही है ना नेट की। ऐसे क्या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा बीच बीच में, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा दिया। कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या करेगा, V2O5 का कैटेलिस्ट दे देगा यहाँ पर, और रिएक्शन हो जाएगी SO2 और O2 की। तो यहाँ पर बन जाएगा SO3, ठीक है, SO3 बन जाएगा। अब ये SO3 क्या होगा ना, SO3 जाएगा किसके अंदर, H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अंदर जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अंदर जाएगा और यहाँ से ओलियम मिल जाएगा हमें, यहाँ से ये ओलियम मिल गया, सिंपल। समझ में आया बात? आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, कोई डाउट होगा नहीं यहाँ तक? कोई डाउट होगा तो बता दो। ठीक, तो यहाँ तक हम ये कर चुके हैं सारी कुछ चीज़ें। बाकी जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट वो आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से। तो बाकी अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रॉपर्टीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये आज ख़त्म कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा ही बचा हुआ है बस इतना, इसको अभी ख़त्म कर देंगे, है ना। और इसके बाद फिर हमारा ग्रुप 17 नेक्स्ट लेक्चर से चालू हो जाएगा, बोले तो बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो ज़रा गौर फरमाइए आप सब। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस। तो सल्फ्यूरिक एसिड भाई कलरलेस है, कलर नहीं होता इसका, डेंस होता है, ऑयली लिक्विड होता है और विद स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस है, डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब डेंस होता है, ठीक है। ऑयली लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.84। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1.84, मतलब पानी से थोड़ा सा डेंसर होता है एट 298 केल्विन। द एसिड फ्रीजेज एट 283 केल्विन। ये सब याद नहीं रखना, एक बार बस बोल के बता दे रहा हूँ कितने पर फ्रीज हो रहा है। एंड बॉयल्स एट, बॉयल बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, और फ्रीज क्या हो रहा है, 283 केल्विन पर ही हो जा रहा है। चलो, it dissolves in water with the evolution of large quantity of heat।
तो पानी के अंदर अगर इसको डिसॉल्व कराएंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा, ठीक है। Hence, care must be taken while preparing sulfuric acid solution. मान लो अगर हम क्या कर रहे हैं ना कि एसिड का एक एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं, मतलब पानी के अंदर डाल रहे हैं, तो वहाँ पर एक प्रिवेंटिव केयर लेने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर विद कांस्टेंट स्टीरिंग. तो बहुत धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाला जाना चाहिए पानी के अंदर, ठीक है, और हमें कंटिन्यूअस कांस्टेंट स्टीरिंग करनी पड़ेगी, मतलब मिलाना पड़ेगा बार बार उसको, समझ गए तुम. चलिए, the chemical reaction of sulfuric acid are as a result of the following characteristic. लो वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी क्या होता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से देखो. ये बोल रहा है केमिकल रिएक्शन जो होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है, उनकी मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है. पहला तो है लो वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी कम होने का मतलब क्या है, जैसे मैं तुम्हें बताऊँ पेट्रोल है ना, तो पेट्रोल क्या है, गैसियस फेस में, वेपर फेस में बहुत तेजी से, बहुत जल्दी आ जाएगा पेट्रोल, है ना, बहुत तेजी से उड़ता है वो, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है. डू यू रिमेंबर वॉलेटिलिटी क्या होती है, हमने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो लो वॉलेटिलिटी हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर हो गया, ठीक है, एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है मिनरल एसिड. स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, मतलब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, तो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है वाटर के लिए. एफिनिटी का मतलब भूख से रिलेटेड है, तो ये पानी का भूखा होता है ना. एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है. तो क्या क्या याद रखना है आपको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, वॉलेटाइलिटी कम होती है, लो वॉलेटाइल होता है, मतलब वेपर फेस में इतनी आसानी से नहीं आता. क्यों नहीं आता, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो ना कितना ज़्यादा है. बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 611 केल्विन है. इसका मतलब इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होगी, समझे क्या. इवोपोरेशन इतना तेजी से नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको वेपर फेस में आने के लिए, तो इस वजह से इसकी वॉलेटिलिटी कम. स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन बहुत तेजी से होती है. एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइज करने के काम में आता है, अपना ऑक्सीजन दूसरों को दे देता है. 4 ऑक्सीजन है इसके पास, तो दूसरों को दे देगा अपना ऑक्सीजन. आया समझ में, कहीं भी कोई डाउट होगी ना तो बताना. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन एक्वस सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज्ड इन 2 स्टेप्स. तो एक्वस सोल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं वो आयनाइज होता है 2 स्टेप्स में. कैसे कैसे, H2SO4 और H2O मिलके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और HSO4 माइनस बनाएगा. इसका जो K होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा तेजी से टूट जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से H3O प्लस बहुत ज़्यादा मिलेगा, HSO4 माइनस भी बहुत ज़्यादा मिलेगा. अब ये क्या है ना, इसका HSO4 माइनस, ये HSO4 माइनस जो आया ये वापस से पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन और SO4 माइनस को बनाता है, ठीक है. इसका K देखो कितना कम है, मतलब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, समझ गए ना. कहने का मतलब ये है कि H2SO4 एक बार पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो एक बार HSO4 माइनस निकलेगा और फिर HSO4 माइनस वाटर से फिर से रिएक्शन करके SO4 माइनस को निकालेगा. तो H2SO4 दो भागों में, पहले H2SO4 से क्या बनेगा, एक H प्लस निकालोगे तो HSO4 माइनस बनेगा और फिर एक H प्लस और निकालोगे तो SO4 माइनस को बनेगा. ये समझिए, ये बात हो रही है, ये वाली चीज. ठीक है, अब देखो लार्जर के का मतलब क्या है. लार्जर वैल्यू ऑफ K1 बहुत ज़्यादा है, मतलब 10 से भी ज़्यादा है. इसका मतलब ये है कि H2SO4 है ना, H2SO4 इज लार्जली डिसोशिएटेड, बहुत ज़्यादा डिसोशिएट होता है इनटू H प्लस एंड HSO4 माइनस. H प्लस और HSO4 माइनस में लार्जली डिसोशिएट होता है. बात समझे, लार्जली डिसोशिएट होता है. आगे बढ़ते हैं. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उतना ज़्यादा एसिड होता है. तो यहाँ पर
डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए ये एक अच्छा एसिड है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? जितना ज़्यादा के होता है ना, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, उतना अच्छा एसिड होता है, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ये एक बात याद रखनी है, हर एसिड का कुछ ना कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। लो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, देखो कैसे लिख रहा हूँ। हर एसिड का कुछ ना कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा के उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, जितना ज़्यादा के उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, तो ये एक बात हो गई इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है एसिड फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। एक तो नॉर्मल सल्फेट बनाता है सच एज सोडियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, एंड एक एसिड सल्फेट बनाता है जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट है मतलब एक H प्लस निकल सकता है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ से एक H प्लस निकल सकता है। ठीक है, ये मिटा दे रहा हूँ नीचे वाला जो लिखा है। अब देखो आगे क्या है, तो भाई एसिड दो सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनाता है, मतलब ये जो एसिड है ना, कौन सा एसिड है, H2SO4 की बात करते हैं, दो टाइप के सॉल्ट्स बनाता है। एक तो नॉर्मल सॉल्ट, सॉरी ना, नॉर्मल सल्फेट बनाता है। ठीक है, नॉर्मल सल्फेट के एग्जांपल क्या हो गया, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया N2SO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, बात समझिए। और एक एसिड सल्फेट बनाता है, एसिड सल्फेट बनाता है, एसिड सल्फेट क्या हो गया, जैसे NaHSO4। ठीक है, एसिड, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट, टू सीरीज ऑफ सॉल्ट, forms two series of salt। कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक, कर लो इसको भी अच्छे से। हो गया होगा ये, है ना। NaHSO4 सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट कैसे हुआ NaHSO4, ये देखो ध्यान से। एक्चुअली में क्या है ना, NaHSO4 जो है, ये जब डिसोशिएट होगा ना, तो Na प्लस और HSO4 माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, NaHSO4 जब डिसोशिएट होगा तो Na प्लस और HSO4 माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा। और ये HSO4 माइनस जो है ना, ये वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएगा ना, तो क्या बना देगा, H3O प्लस बना देगा। और जहाँ पर भी H3O प्लस आ गया ना, जहाँ पर भी H3O प्लस आ गया, उसकी वजह से ये एसिड हो गया। ठीक है ना, आगे देखो, सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वॉलेटिलिटी कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर वॉलेटाइल एसिड। तो पहले तो ये मिटा दे रहा हूँ, ये नीचे वाला। ठीक है, उसके बाद फिर से इसे समझ लेते हैं।
ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वॉलेटिलिटी, ठीक है, वॉलेटिलिटी कम होती है, इट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वॉलेटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, अपनी सॉल्ट से उन ज़्यादा वॉलेटाइल एसिड बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, नीचे देखिए एक एग्जांपल दिख रहा है, हमने क्या लिया, एक कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे MX कंपाउंड ले लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दी H2SO4 के साथ, तो वहाँ से हमें क्या मिल गया, HX मिल गया, HX, ठीक है, और M2SO4, तो ये थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल एसिड है, तो यहाँ से एक नया एसिड बना दिया। बात समझ गए ना, मतलब H2SO4 को हम यूज़ करके एक नया एसिड बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जैसे मान लो NaCl है और H2SO4 की रिएक्शन करा दी आपने, ठीक है, NaCl है और H2SO4 की रिएक्शन करा दी आपने, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा प्लस Na2SO4 मिल जाएगा। समझे क्या बात, सिंपल है, समझ में। तो H2SO4 से कहीं ना कहीं हमने HCl बना दिया, H2SO4 से हमने HCl बना दिया, तो वही बोला जा रहा है उसको। अब आगे देखो क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो अभी मैंने बताया आपको, इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब कहीं से कहीं कहीं के अंदर किसी चीज़ में मॉइस्चर है या किसी चीज़ में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मैनी वेट गैसेस कैन बी ड्राइड बाई पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। जो वेट गैसेज होती हैं उसको हम ड्राई कर सकते हैं, उसके अंदर से मॉइस्चर बाहर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोवाइडेड द गैसेज डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड। ऑब्वियसली रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो इंटेंशन है वो गैस के अंदर से मॉइस्चर बाहर निकालना है, तो H2SO4 से रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उसकी। सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से भी पानी निकाल देता है, जैसे मान लो, ठीक है, इट इज़ एविडेंट बाई इट्स शेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, मान लिया हमने ले लिया, ठीक है, सुक्रोज ले लिया और उसके अंदर से उसके ऊपर H2SO4 डाल दिया, तो पता है क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। देखो पानी बाहर निकल गया, वाटर इज इजेक्टेड, मतलब बाहर निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात। अब आगे देखो क्या है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा किसी को। जैसे कोई मेटल लिया हमने यहाँ पर कॉपर और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, CuSO4 मिल जाएगा। तो कॉपर यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर का हमने ऑक्सीडेशन करा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इन दिस रिस्पेक्ट इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मतलब क्या है, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में इसकी ऑक्सीडाइज करने की क्षमता होती है। बात समझ गए, चलो। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पर सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है SO2 में और कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में, तो मेटल भी और कॉपर भी हो रहा है, तो मेटल भी हो रहा है, कॉपर मेटल है और ये दोनों नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है, मेटल और नॉन मेटल दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, ठीक है। और सल्फर देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक सल्फर H2SO4 रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, SO2 में, विच इज मतलब कौन, H2SO4। तो H2SO4 दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। H2SO4 इज सेल्फ रिड्यूस टू, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नीचे, H2SO4 इज सेल्फ रिड्यूस्ड टू SO2, ठीक है।
खुद वो रिड्यूस हो जाएगा, सेल्फ रिड्यूस टू SO2, तो वो खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 के अंदर और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, एट लास्ट थोड़ा बहुत यूजेस देख लेते हैं और अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा लेते हैं। यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। इसका यूजेस आसान है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, पहले ही बताया था। A nation's industrial strength can be judged by the quantity of sulfuric acid it produces and consumes. ठीक है, it is needed for the manufacture of hundreds of other compounds and also in many industrial processes. The bulk of sulfuric acid produced is used in the manufacture of fertilizers. ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स में भी यूज हो रहा है, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया। अदर यूजेस आर इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स, पेंट, डाई स्टफ, इंटरमीडिएट, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन, क्लींजिंग मेटल बिफोर एनिमलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, स्टोरेज बैटरी इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल। पढ़ लेना यार ये, है ना। तो हमने यहाँ तक कर लिया ख़त्म। अब देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कुछ। पहला क्वेश्चन है, मेंशन 3 एरियाज इन विच H2SO4 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यूजेस में से छांट लो। ठीक है, यूजेस में कुछ तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला यूज लिख लेना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा यूजेस हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा यूज हो जाएगा मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये 3 यूजेस तो आपको बता दिए, 3 एरियाज। राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सी कंडीशन है, मैंने अभी अभी आपको बताया ना, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्योंकि ज़्यादा SO3 बनेगा, तभी ज़्यादा SO3 बनेगा तो ज़्यादा वॉल्यूम बनेगा। तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये नीचे वाला पार्ट। दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तीसरा वाला क्या है, K1 बहुत ज़्यादा होता है K2 से, वाई। ठीक है, एज H2SO4 is highly dissociated into HSO4 molecules. So K1 is very large. इसीलिए K1 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो हमारा ये ग्रुप 16 कंप्लीट हो चुका है और आगे ग्रुप 17। सो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब आपने ये भी समझ लिया होगा ग्रुप 17 क्या है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम बात इसकी बाद में। ग्रुप 17 नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, तो कल सुबह हो सकता है ग्रुप 17 कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। अब बहुत जल्दी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक अगला लेक्चर अभी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हो सकता है 9 या 10 बजे तक स्टार्ट करेंगे फिजिक्स वाला लेक्चर। ठीक है, फिजिक्स वाला लेक्चर 9-10 बजे से स्टार्ट कर दूँगा। तो तब तक आप ये रिवाइज़ करो, आपको इतना काम दे दे रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा क्वेश्चन वोश्चन कर लेंगे फिजिक्स के लेक्चर में। ठीक है, चलिए।